हरिओम, उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षकों की पाठ्यचर्या में सहायता देने में वाह एजेंसियों की भूमिका, यहाँ आया है। शिक्षकों को पाठ्यचर्या में, यानी कहने का हमारा ये तात्पर्य यह है कि जो शिक्षक विषय वस्तुओं को, यानी जो पाठ्यक्रम है कक्ष में जो पढ़ाते हैं या विद्यालय के अंदर जो पढ़ाते हैं, उस पढ़ाते समय जो वाह एजेंसियां हैं उनका क्या योगदान है, किस प्रकार से वह सहायता करती हैं। जैसे एजेंसी, जैसे सामान्य रूप से आप लोग व्यवहार में जानते ही होंगे कि जब कोई गाड़ी का एजेंसी है तो जब गाड़ी का एजेंसी पे आप जाएंगे तो वहाँ सिर्फ गाड़ी पूरा कंप्लीट बिकती है। गाड़ी क्या बिकती है? पूरी कंप्लीट बिकती है। उसी तरह से शिक्षा के भी क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, ऐसे संगठन हैं, ऐसी समितियां हैं जो शिक्षा के पूरे पहलुओं पर व्यवस्थित रूप से विचार करती हैं, अपना दृष्टिकोण रखती हैं, नियम बनाती हैं, सुझाव देती हैं, निर्देश देती हैं। सरकार के अंतर्गत वह सतत क्रियाशील रहती हैं। उसी तरह से एक शैक्षिक एजेंसी होती है जिसको आप लोग, अगर भारत में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी सबसे बड़ी एजेंसी है शिक्षा की। उसी तरह से एससीईआरटी राज्य स्तर पर, यह भी राज्य स्तर के भाषाओं, राज्य स्तर में क्या पढ़ाया जाए, किन किन विषयों को राज्य सरकार विशेष रूप से प्रमोट करे ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं का ज्ञानवर्धन हो सके या व्यवस्थित रूप से सर्वांगीण विकास के साथ व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। उसी तरह से है डाइट भी जो जिला स्तर पर होता है, यह भी एक प्रकार का क्या करता है, शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को जो है सहयोग प्रदान करता है। शिक्षक संगठन, इसमें बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग, विद्वान वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं, ये भी अपना सुझाव देते रहते हैं। उसी तरह से बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग भी बालकों यानी प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा इत्यादि के सर्वांगीण विकास इत्यादि पर भी ये बल देता है। सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, व्यवहारिक रूप से सब बल देता है। उसी तरह से प्रशिक्षण संस्थान, जो विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में जो प्रशिक्षण संस्थान चलते हैं शिक्षकों से संबंधित, जिसमें बीएड बीटीसी इत्यादि संस्थानों से संबंधित भी लोग आते हैं एजेंसियों के। यानी मुख्य एजेंसी एनसीईआरटी होती है। इसी में थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है राज्य सरकार, यानी राज्य स्तरीय जो एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर है वो। उसी तरह से डाइट भी अपना स्थानीय स्तर को ध्यान में रखते हुए जो है पाठ्यचर्या को सुधार कर सकता है या उसका निर्देश दे सकता है। तो ये सब क्या है? एजेंसी है। अब मुझे उम्मीद है कि आप एजेंसियों का अर्थ समझ गए होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में एजेंसी का। उसी तरह से कुछ एनजीओ भी होती हैं जो शैक्षिक क्षेत्रों में कार्य करती हैं, जो अत्यंत गरीब बच्चों को या दूरस्थ शिक्षा इत्यादि के माध्यम से वह जो है अपना जो है शिक्षा में अपना भूमिका या सहायता प्रदान करती रहती है। तो ये हुआ एजेंसी। अब आप समझ गए हैं कि ये एजेंसियाँ जो है कार्यकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए एजेंसी एनसीईआरटी। इसी के अंतर्गत ही राज्य सरकार कुछ उसमें परिवर्तन कर सकती है। राज्य सरकार के अंतर्गत ही ये जो स्थानीय होता है, जो डाइट होता है, जिला स्तर पर होता है, वहाँ स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु इत्यादि को में पढ़ने पढ़ाने इत्यादि में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है। ये सब एजेंसियाँ हैं। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, विद्यालयों में शिक्षकों की पाठ्यचर्या में सहायता देने के लिए वह एजेंसियां करती क्या हैं, उसकी भूमिका क्या होती है। एक शिक्षक द्वारा पाठ्यचर्या को पढ़ाते समय या विद्यालय में पाठ्यचर्या को पढ़ाते समय यह वह एजेंसियां किस प्रकार से अपनी भूमिका, किस प्रकार से अपने कार्य के द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं, उसी को हम लोग देखते हैं। पहला है सुव्यवस्थित शिक्षण। अगर हम बात करें तो कोई भी अध्यापक जब किसी विषय वस्तु को विषय वस्तु के अंतर्गत किसी टॉपिक के कक्ष में पढ़ाता है तो उस पढ़ाने के संदर्भ में ये सभी एजेंसियाँ, सभी अपनी अपनी एजेंसियाँ अपने अपने ढंग से कार्य करती हैं, अपने अपने स्तर से कार्य करती हैं। जैसे नहीं होता है कि सामान्य रोग सामान्य डॉक्टर इलाज करता है, विशेष रोग है तो विशेष डॉक्टर इलाज करेगा। तो उसी तरह से बात किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो विशेष में भी अति विशेष एनसीईआरटी है। उसके बाद सभी एजेंसियाँ छोटे छोटे स्तर पर आते रहते स्थानीय स्तर पर आके अपना कार्य करती है। तो जो सुव्यवस्थित शिक्षण, अध्यापक किसी विषय के अंतर्गत विभिन्न टॉपिकों को या विभिन्न प्रकरणों को किस प्रकार से सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाए, उन सब पर यह एजेंसियां क्या करती हैं, एक उनको प्रकाश डालती हैं, अध्यापक को एक निर्देश देती हैं, एक समझाने का प्रयास करती हैं कि इस विषय को इस ढंग से, इस विधि का इस रूप में, इस सीमा पर
आप प्रयास करते हुए पढ़ाएंगे तो वह अधिगम प्रभावशाली होगा। बालकों के जीवन में अधिगम के साथ व्यक्तित्व का विकास होने में सहयोग मिलेगा। तो सुव्यवस्थित शिक्षण वह विषय के अंतर्गत विषय के प्रारूप के अनुसार भी बताया जाता है और टॉपिक के अनुसार भी बताया जाता है, और अधिगम बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए भी अध्यापक को विभिन्न विधि प्रविधि क्रियाकलापों का प्रयोग करते हुए अधिगमकर्ता को अधिगम कराने संबंधी गतिविधियों पर भी उसे प्रकाश डाला जाता है। आता है अब दूसरा टॉपिक, शिक्षक छात्र विषय संबंध। अगर हम बात करें तो हर विषय का अपना एक नेचर होता है, विज्ञान का अपना, गणित का अपना। यही कारण है कि हर विषय का अपना अपना लेसन प्लान का थोड़ा स्वरूप भी चेंज होता है, क्योंकि हर विषय की अपनी अपनी मांग होती है। जो छात्र है, छात्र की जिस विषय में रुचि है या छात्र को जो विषय पसंद है, उसके अंतर्गत शिक्षक किस प्रकार से किन गतिविधियों का पालन करे कि वह जो है शिक्षक छात्र संबंध अधिगम के लिए उत्तम हो। जैसे बालकों के लिए बाल केंद्रित शिक्षा या खेल विधि द्वारा शिक्षा या प्रयोगात्मक शिक्षा या पर्यटन के माध्यम से शिक्षा। तो बालक, छात्र और शिक्षक के बीच जो संबंध है अधिगम को लेकर के किस प्रकार से उत्तम होगा, शैक्षणिक किन गतिविधियों का पालन करना आवश्यक होगा, किन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पालन करना आवश्यक होगा, ये सब भी एजेंसियां क्या करती हैं, सुनिश्चित करती हैं, बताती हैं, निर्देशित करती हैं, ताकि जो है शिक्षक और छात्रों के बीच जो छात्र के अंदर विशेष गुण है, जो विशेष विषय का उसके अंदर विशेष गुण है, उसका सही ढंग से विकास हो सके, वो व्यवस्थित ढंग से क्या कर सके, विकास कर सके। तो इसके लिए भी ये सब एजेंसियां क्या करती हैं, अपना निर्देश देती हैं अपना समय पर। जैसे डाइट है, इसमें समय समय पर बुला करके पढ़ाने का या विषयों के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है, निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस समय इस तरह से आप पढ़ाएं, इस विषय को इस ढंग से पढ़ाएं, इस विषय में यह परिवर्तन हुआ है, इस तरह से इस विषय का यह जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इस सब पे क्या किया, बल दिया जाता है। तो यह एजेंसियां एक शिक्षक को बाहर रहते हुए भी पाठ्यक्रमों के अंतर्गत अधिगम के लिए सहायता प्रदान करती है। अगला है ज्ञान का व्यवहार से संबंध। अगर हम बात करें, ये एजेंसियां क्या करती हैं, एक शिक्षक को किस तरह से ज्ञान को व्यवहार से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए या व्यवहार को आधुनिक पाठ्यक्रम से किस प्रकार से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए या सामान्यीकरण करना चाहिए, ताकि अधिगमकर्ता अपने जीवन में प्रत्येक पहलुओं से समाज से जुड़ करके देख सके, धरातली ज्ञान उसे हो सके, ताकि वह वर्तमान आवश्यकता और चुनौतियों को योग्य बन सके। इस संबंध में भी ये जो एजेंसियां हैं, जो सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां हैं या संगठन हैं, वे भी इस संबंध में अध्यापक को निर्देश देती हैं, बताती हैं, अपने लेखों के माध्यम से, अपने सूचनाओं के माध्यम से, अपने निर्देशों के माध्यम से, अपने विभिन्न ऐप के माध्यम से भी क्या करती हैं, बालक को अधिगम के अंतर्गत ज्ञान से व्यवहार में जोड़ने के बाद में, जैसे पर्यावरण संबंधी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां संबंधी और आधुनिक आवश्यकता और चुनौतियों से संबंधित ज्ञान और व्यवहार को जोड़ने संबंधी बातों को भी ये सब एजेंसियां क्या करती है, समय समय पर अपना दृष्टिकोण या पाठ्यक्रम में परिवर्तन, अध्यापक के लिए निर्देश इत्यादि के माध्यम से भी सहयोग करती है। अगला है शैक्षणिक वातावरण के प्रबंधन। शैक्षणिक, अगर हम वातावरण के प्रबंधन की बात करें तो इस प्रबंधन के अंतर्गत भी ये एजेंसियाँ शिक्षकों को सहायता प्रदान करती हैं। जैसे किसी विषय के अंतर्गत कौन कौन सा पाठ्य सहगामी क्रिया होगा, किसी विषय या विद्यालयी स्तर पर कौन कौन सी सुविधाएं होंगी, किस तरह से लाइब्रेरी होगा, पेयजल की व्यवस्था होगा, शौचालय की व्यवस्था होगा, विभिन्न विषयों के अंतर्गत कौन कौन प्रैक्टिकल किस किस स्तर पर होगा, किस रूप में होगा, उसकी कितनी मात्रा होगी, अध्यापक का उसके किस सीमा तक किस स्तर पर प्रयोग कराना है, किस तरह से प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, किस तरह से शैक्षणिक कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरह से होंगे, और शिक्षक के विषय के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें उसके विद्यालय में उपलब्ध होना आवश्यक है, विद्यार्थियों को कौन कौन सी क्रियाकलाप या गतिविधियां कराना आवश्यक है, इन सब बातों को भी ये जो है एजेंसियां जो है अध्यापक को निर्देशित करती हैं विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत, यानी विद्यालयी पाठ्यचर्या के अंतर्गत निर्देशित भी करती हैं, ताकि एक अध्यापक कक्ष के स्तर के अनुसार बालकों का व्यवस्थित अधिगम करा सके। आगे है निर्देशन, सुझाव एवं परामर्श। जैसे अगर हम बात करें
कि परामर्श यहाँ भी है, निर्देशन भी है, सुझाव भी। जैसे कोई भी संगठन, इसी से कोई एजेंसियाँ हैं, कोई भी एजेंसी है, वो कभी भी अगर आपको चेकिंग करती है, विद्यालयों में कोई शिक्षा में कमी पाती है या विद्यालय प्रबंधन में कोई कमी पाती है या विद्यालय कोई अनुशासनहीनता इत्यादि की कमी पाती है, तो वहाँ पर वो निर्देशन भी देती है और सुझाव भी देती है कि इस तरह से इसमें सुधार किया जा सकता है, और उसके लिए वो परामर्श भी देती है कि इस तरह से आप, सलाह भी देती है कि इस तरह से आप करते हुए इस तरह से आप उत्तम शिक्षण कर सकते हैं या अपने विद्यालय को उत्तम बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी विद्यालय में उत्तम व्यवस्था सामान्य आवश्यकता के साथ कर सकते हैं। ये सब बातों पर वह निर्देशन भी देता है, सुझाव भी देता है। ये खास तौर से इसमें जो है, जैसे टेस्ट के संदर्भ में, मूल्यांकन के संदर्भ में, विषय वस्तु को पढ़ाने के संदर्भ में, विषय वस्तु के कॉम्बिनेशन बनाने के संदर्भ में, विषय वस्तु के मूल्यांकन के संदर्भ में, ये सब चीज़ें, ये सब विभिन्न एजेंसियाँ समय समय पर विद्यालयों के अंदर पढ़ाने वाले शिक्षकों को देती रहती है। आगे समुदाय एवं सरकार का सहसंबंध। समुदाय एवं सरकार का तात्पर्य है कि जैसे स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए तो जैसे सामान्य रूप से तीन स्तरीय भाषा स्वीकार किया गया है। स्थानीय भाषा, मातृभाषा का लीजिए, और हिंदी और अंग्रेजी इत्यादि को मातृभाषा या स्थानीय भाषा दोनों को एक ही मानता है। फिर भी प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा या मातृभाषा, फिर उसके बाद हिंदी, फिर उसके बाद अंग्रेजी, ये तीन भाषा को। उसी तरह से समुदाय के अंतर्गत जो विभिन्न समुदाय हैं, चाहे धार्मिक समुदाय हैं, चाहे जनजातीय समुदाय हो, चाहे कोई अन्य स्थानीय समुदाय किसी कारणवश बना हो, तो उन समुदायों को भी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उनकी भाषा के आधार पर किस प्रकार से उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए, किस तरह से उनकी भी संस्कृतियों का, उनके भी जीवन यापन का, उनके भी सामान्य दिनचर्या का, उनकी भी सामान्य आवश्यकता का शिक्षा के साथ किस तरह से पिरो दिया जाए, या शिक्षा के साथ किस तरह से सरकार से जोड़ करके पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, विषयों की मान्यता दी जाए, विषयों को पढ़ाया जाए। इस संदर्भ में भी यह जो है विभिन्न प्रकार की एजेंसियां जो है सुझाव देती रहती हैं शिक्षकों को कि आप इस स्थान पर यही भाषा पढ़ा दीजिए, वैसा वहाँ शिक्षक लगाया जाता है, वैसे पढ़ाई की जाती है। तो इस तरह से स्थानीय समुदायों को भी सरकार से जोड़ने संबंधी विषय ज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलापों के संदर्भ में भी ये सब एजेंसियां क्या करती हैं, कार्य करती रहती है। तो ये सब एजेंसियां हैं जो पाठ्यचर्या, यानी कक्षा विद्यालय के अंदर जो पाठ्यचर्या चल रहा है, पाठ्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत अपने विभिन्न संदर्भों में अपना योगदान विभिन्न स्तरों पर देती रहती हैं। विभिन्न स्तरों पर क्या करती हैं, देती रहती हैं जी। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर शिक्षकों विद्वानों द्वारा बाल विकास और प्रशिक्षण संस्थान जो होता है, ट्रेनिंग सेंटर इत्यादि के माध्यम से क्या होता है, देती रहती हैं, सहयोग करती रहती हैं। वह सहयोग का यही परिणाम है कि व्यवस्थित रूप से शिक्षण हो सके, अधिगम हो सके, बालकों का विशिष्टता के आधार पर सर्वांगीण विकास का भी अवसर उपलब्ध कराया जा सके। इसी सब बातों को ध्यान में रख करके ये सब एजेंसियाँ सतत क्रियाशील रहती हैं, कार्यशील रहती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि विद्यालयों में शिक्षकों को पाठ्यचर्या में सहायता देने के लिए वह एजेंसियों का किस प्रकार से योगदान होता है, आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।